तो देखो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बेटा ये बोर्ड परीक्षा 2025 में 8 नंबर का है। नंबर इस प्रकार विभाजित है, एक नंबर का आएगा एमसीक्यू, अब एक आएगा अति लघुत्रात्मक 1 नंबर का, और 2 नंबर का आएगा बेटा लघुत्रात्मक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें से निबंधात्मक प्रश्न आएगा भाई आपके, निबंधात्मक आएगा। तो आप अच्छी तरह से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़े, है ना। अब देखो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। और पहले हमने समझ लिया वैसे। तो देखो प्रकाश का पहले परावर्तन पढ़ेंगे फिर अपवर्तन पढ़ेंगे। और मैंने पिछली बार आपको बेसिक में ये भी बताया था कि ये प्रकाशिकी जो है ये भौतिक विज्ञान की शाखा होती है, और प्रकाशिकी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें एक शाखा है किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये आप भली बात ही जानते हो, अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की घटनाएं हम प्रकाश के परावर्तन की देखते हैं। तो देखो क्या है, जब प्रकाश की कोई किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे अपन कहते चलका, अगर कोई कांच पे कोई प्रकाश डालो तो वापस रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि वापस जाएगा, अपन अपनी भाषा में चलका कहते हैं, है ना। तो देखो जैसे मान लो ये कोई तल है, ठीक है, अगर प्रकाश किरण यहां पर आई, ठीक है, तो इस तल से टकराकर वापस इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अब बेटा ध्यान रखना, बड़ी आसान परिभाषा है, जब कोई भी प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। अब बताओ प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? 2। सबसे पहले तो नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा अनियमित या विसरित परावर्तन, अनियमित या विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन। अब थोड़े ध्यान रखना है इनका, अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नियमित परावर्तन क्या है? जब कोई भी प्रकाश किरण को अगर हम समतल सतह पर लेकर आए तो वो टकराने के बाद लौटकर एक निश्चित दिशा की ओर गमन करेगी, निश्चित दिशा में जाएगी, इसे नियमित परावर्तन कहेंगे, मतलब नियम से चलेगा। और विसरित परावर्तन में क्या है, अगर हम प्रकाश को खुरदरी सतह पर लेकर आए, खुरदरी सतह पर, तो वो अलग अलग दिशाओं में वापस गमन करेगी। यही समझो, देखो यहां पर नियमित परावर्तन, मान लो ये कोई समतल धरातल है, अब यहां पर हम कोई भी प्रकाश किरण लेकर आए तो ये लौटकर एक निश्चित दिशा में जाएगी, मतलब जिस कोण से आएगी उसी कोण से वापस लौट कर जाएगी, तो इसे आप क्या कहोगे? नियमित परावर्तन। लेकिन अनियमित परावर्तन में क्या है, अगर प्रकाश को खुरदरी सतह पर लेकर आए, मान लो ये कोई खुरदरी सतह है, यहां पर प्रकाश को लेकर आए ना, तो ये यहां से टकराने के बाद ये किरण भिन्न भिन्न दिशाओं में किधर भी गमन कर सकती है, अलग अलग दिशाओं में वापस लौट कर जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं? अनियमित या विसरित परावर्तन। यूं समझो कि जैसे कोई कांच है, दर्पण है, कांच तो हम कहेंगे नहीं, दर्पण है। अब उस दर्पण में अगर दर्पण बिल्कुल सेफ है तो आपके कितने थोबड़े दिखेंगे? 1। अब उसको तोड़ दो बीच में से, कितने थोबड़े दिखेंगे? बहुत सारे दिखेंगे ना। तो इस तरह से यह है नियमित परावर्तन, और ये क्या है बेटा? अनियमित परावर्तन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अब यहां देखो, आने वाली जो किरण है बेटा उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। और इनके बीच में 90 डिग्री का क्या बनाते हैं? कोण, जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब, इसे कहते हैं अभिलंब। अब यहां से देखो हमें 2 चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान से सुनना इसी से। अब हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखो टाइम कम है अपने पास तो जल्दी चलना पड़ेगा, वैसे पहले पढ़ ही लिया हमने, कोई समस्या है नहीं, बड़े समझ में आ रहा है। अब देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम, बताओ कितने नियम है? 2। सबसे पहले तो पहला नियम, जिसे क्या कहते हैं बताओ? प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या कहते हैं बेटा? द्वितीय नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, आप अच्छी तरह से समझे। द्वितीय नियम, तो बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रथम नियम और द्वितीय नियम। देखो प्रथम नियम क्या है, ध्यान से सुनो। यदि कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल धरातल पर आपतित होती है तो यहां से टकराने के बाद ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो
तो बताओ आने वाली किरण को तो हमने क्या कहा, आपतित किरण। यहां लिखा हुआ समझ लेना, टाइम नहीं अपने पास तो मैं बार बार लिखूं। आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इनके बीच में क्या बनाते हैं, अभिलंब बनाते हैं, अभिलंब। तो प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इसे प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर होगी बात। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इसे प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखो द्वितीय नियम क्या है, इसी में समझो द्वितीय नियम भी। अब देखो ये आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब। क्या है, इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है जिसे कहते हैं आपतन कोण। मैं लिख देता हूं यहां, इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और देखो यहां पर अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच में भी एक कोण बन रहा है जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अब बताओ बेटा, आपतन कोण को कहां से लिखते हैं, कहां से लिखते हैं, आई से, और परावर्तन कोण को आर से। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर। जितना किरण ये आते समय कोण बनाएगी उतना ही ये जाते समय बनाएगी, यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। मतलब यहां डायरेक्ट क्या लिख दे, कोण आई किसके बराबर होगा, इसे बताओ क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। अब परीक्षा में दे देगा आपको, जैसे कह देगा कि ये कोण 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो बताओ ये भी कितना होगा। अभी लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है। या फिर आपसे कह दे ये वाला कोण दे दे, ये कह दे कि ये 50 है, तो बताओ ये कितना होगा, कितना होगा। अरे यहां देखो ना, ये 90 है ना, ये 90 है, तो बताओ ये कितना होगा, 40। ये 40 है, ये भी कितना होगा, और ये 50 है, ये भी कितना होगा, 50। क्लियर हो गई बात, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया, और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम समझ में आ गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दर्पण। डस्टर कहाँ गया रे, देना रे। अब देखो ध्यान से सुनना, अरे दूसरा वो देना छोटा वाला, कोई बात नहीं, समझो, समझ में आ गया ना। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब बातें मत करो। अब देखो अगला, गहराई से पढ़ना क्योंकि बढ़िया पाठ है, बढ़िया नंबर दिलाएगा आपको। अब बेटा हम पढ़ते हैं दर्पण। अगला पॉइंट आ गया आपके दर्पण। ध्यान से सुनना, दर्पण क्या है। जब किसी समतल धरातल या खोखला गोला, उसको एक सतह को चांदी अथवा निकिल की पॉलिश कर दी जाए और दूसरी सतह परावर्तक का कार्य करे, या तो खोखली सतह ले लो या समतल धरातल ले लो। मान लो मैंने ये समतल धरातल ले ली, ठीक है, इसकी एक सतह पर मैं चांदी अथवा निकिल का क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, और दूसरी सतह क्या करे, परावर्तक का कार्य करे, तो उसे हम क्या कहते हैं। सुबह सुबह थोपड़ा देखते हो, वो क्या है, दर्पण ही तो है। हाँ, उसे कांच कहते हैं, कांच अपने पास हम क्या था, कांच, तो कांच नहीं, वो क्या है, दर्पण। समझ गया। तो जैसे ये पॉलिश, आप खोखला ले लो, ये खोखला ले लो, इसके एक साइड में पॉलिश कर दो, ये पॉलिश कर दो, तो इस साइड वाला भाग क्या करेगा, परावर्तक का कार्य, उसे क्या कहेंगे। अब बताओ बेटा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अभी समझ के कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वो उत्तल और अवतल, ये नहीं है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बताओ गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले अब ये समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई ना। यदि किसी समतल धरातल या खोखले गोले के एक भाग पर चांदी अथवा निकिल का पॉलिश कर दे और दूसरा भाग उसके परावर्तक का क्या करे, कार्य, क्या कहते हैं बेटा, दर्पण। अब बेटा अगला देखो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला देखो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण, समझना है ना, इसका ध्यान रखना। चल रहा है नहीं, हाँ ठीक है, चल रहा है। अब ध्यान लगाओ, इधर साइलेंट बैठ जा चुपचाप और इधर ध्यान दे। देखो समतल दर्पण, ध्यान से सुनना। समतल दर्पण क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनेगा ना, एक नंबर में या छोटा क्वेश्चन बन सकता है। देखो किसे कहते हैं, वे दर्पण
जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल। मतलब ऐसा जो आप घर पे रोज देखते हो, वो कौन सा दर्पण देखते हो? समतल। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। आसान है ना, परिभाषा याद रखना। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण। सीधी सी बात है। अब देखो यहां पर दो शब्द आपको मैंने समझाए थे। एक तो समझाया था बिंब, या बिंब को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं ना। और एक शब्द समझाया था प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है ना, परछाई, वस्तु की परछाई। आप जब दर्पण में सुबह सुबह देखते हो, है ना, तो वो आप जो खुद हो वो तो क्या है? बिंब। और आपकी जो फोटो उसमें दिखेगी दर्पण में, वो क्या है? प्रतिबिंब। अब देखो यहां हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। अब देखो इसकी विशेषता बहुत ही ध्यान से समझनी है और आपको इसकी विशेषता आनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या विशेषता है? पहले देखो, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और आभासी। जैसे मान लो यहां कोई व्यक्ति खड़ा कर दिया, ये लो भाई कर दिया ये, तो इसका जो फोटो बनेगा वो भी तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, सीधा ही तो बनेगा। आप जब खड़े हो जाओ उसके सामने तो कहां सिर कहां रहता है? ऊपर, और पैर कहां रहते हैं? नीचे। जैसे का जैसे बनता है सीधा। और आभासी, आभासी मतलब जब तक आप उसके सामने खड़े हो ना तब तक ही उसमें वो आपका चित्र रहेगा, वहां से हटे आपका चित्र भी वहां से क्या होगा? हट जाएगा। तो बताओ समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और क्या होता है? आभासी। पहला समझ में आ गया। दूसरा देखो, प्रतिबिंब का साइज वस्तु या बिंब के साइज के बराबर होता है। जैसे जितना बड़ा ये होगा ना उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो बिंब का जो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो बिंब के साइज के क्या होगा? बराबर। तीसरा देखो, बिंब की प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी क्या होगी? बराबर। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी क्या होगी? ये क्या है? बिंब, और वो क्या है? प्रतिबिंब। तो जितनी दूरी पर बिंब खड़ा है उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। आप देखना दर्पण में, पहले बताया था मैंने, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के कहां बन रहा है? पीछे। मैं उसके पीछे खड़ा हूं। समझ में आ गया? दूसरा, अब चौथा देखो, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? पार्श्व परावर्तित। ये बड़ा मोस्ट पॉइंट है, ध्यान से समझो। पार्श्व परावर्तित का मतलब आपको उसमें आपका जो दायां भाग है वो बायां दिखेगा और बायां वाला भाग दायां। इधर का थोबड़ा इधर और इधर का थोबड़ा इधर। समझ गए? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपके समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। बेटा समतल दर्पण समझ में आ गया कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और वस्तु के बराबर। जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? पार्श्व परावर्तित होगा। कोई समस्या बेटा? अब देखो गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, क्या कहलाता है? बताओ गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? बताओ बेटा। एक तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक क्या होता है? अवतल। अवतल दर्पण समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं ये समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तल दर्पण की, ठीक है। देखो कोई खोखला गोला लो, ठीक है, और उस गोले को आधा काट लो और उसके एक साइड पे आप क्या कर दो? पॉलिश कर दो। तो देखो ध्यान से सुनो, उत्तल दर्पण क्या होता है? आपने ये गोला लिया, प्लीज बातें मत करो यार, ऐसे मजा नहीं आता। फिर ये गोला लिया, इसको मैंने यहां से काट दिया, खोखला था ये, काट दिया। अब इसके मैं अंदर की तरफ तो क्या कर दूं? पॉलिश। क्या कर दूं? और ये बाहर वाला भाग, उभरा हुआ भाग किसका कार्य करे? परावर्तक का कार्य करे। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं या अपसारी कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताऊंगा। अपसारी दर्पण और उसे अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। तो ध्यान से सुनो, उत्तल दर्पण की परिभाषा, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए भी ऐसा गोला लेंगे और गोला लेने के बाद
उसके बाहर वाला जो उभरा हुआ पृष्ठ है उस पर चांदी अथवा निकिल की क्या कर देंगे, पॉलिश। तो इसके अंदर धसा हुआ भाग किसका कार्य करेगा, परावर्तक का। अब बताओ वस्तु किधर रखेंगे, इसमें इधर, और उसमें वस्तु किधर रखेंगे, उधर। समझ गए, कोई दिक्कत। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे उत्तल दर्पण कहलाता है, और ऐसा दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करे क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है अवतल और उत्तल समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब ये देखो, ये वाला उत्तल दर्पण, ये क्या करता है, अगर इस पर प्रकाश की किरणें आएगी तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को क्या करता है, और अगर प्रकाश की किरणों को फैला देता है तो इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। पिछली बार मैंने बेसिक पढ़ाया था, उसमें आपको किरण पुंज पढ़ाए थे। किरण पुंज कितने थे, 3। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज पढ़ाए थे ना बेसिक में। ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, पिछले सालों के जो मैंने बताए थे आपको। तो देखो इसे अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणों को, आने वाली प्रकाश, तुम्हें बड़ा ध्यान रहता है मैसेज। हाँ, आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है। अब देखो, अब ये देखो, ये ध्यान दो, ये क्या करता है, आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। मान लो ये प्रकाश किरण आई तो परावर्तन के बाद यहां भेज देगा, मान लो ये दूसरी किरण आई यहां भेज देगा, तो एक बिंदु पर क्या करता है, ये केंद्रित, इसलिए इसे क्या कहते हैं। अब देखो एक बिंदु पर केंद्रित करता है ना, तो इसका जो फोकस होता है, फोकस बताओ कैसा होता है, वास्तविक होता है। और मुझे बताओ इसका फोकस कैसा होता है, आभासी। कैसा होता है, क्योंकि इस पर फोकस बढ़ेगा क्या, इधर पीछे बढ़ाओगे ना तो इधर कहीं ना कहीं फोकस बिंदु बनेगा। तो इसका फोकस कैसा होता है, आभासी। उसका फोकस कैसा होता है, मुझे बताओ कोई समस्या, बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब बेटा हमें पढ़ना है इसमें गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है, तो गोलीय दर्पण को ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान लगाओ, गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं वो हम पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो परिभाषा आपको बहुत ही आवश्यक है, और बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, तो बहुत ही ध्यान से समझना। तो देखो परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। परिभाषाएं, किसकी परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषाएं सही लिखा है ना, आप ध्यान दो इधर बोर्ड पे, बातें मत करना है, समझ में कम आ रहा है क्या, नालायक कहीं का। परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा है बेटा ध्रुव। क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। देखो ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, अभी तो है क्या दर्पण, ये अभी तो नहीं है ना, पॉलिश करना पड़ेगा। ये पॉलिश कर दिया भाई, एक साइड, किसी भी साइड कर दो। और इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है बताओ, ये वाला। इसका मध्य बिंदु ये बीच में क्या कहलाता है, ध्रुव। काय से प्रतीक करोगे, टी से। समझ में आ गया। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा बताओ किसकी है, किसकी है, वक्रता केंद्र। वक्रता और वक्रता केंद्र देखो क्या है, अगर इस दर्पण को हम पूरा गोला मान ले, खोखला गोला, इसे पूरा खोखला क्या मान ले, गोला, ये देखो पूरा खोखला, तो इस गोले का जो केंद्र होगा वो इस दर्पण का क्या कहलाएगा। और बताओ काय से प्रदर्श करोगे, सी से। वेरी गुड, काय से, सी से। समझ में आ गया। अगर दर्पण को खोखला गोला मान लिया जाए तो गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखो, तीसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष। क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। ये परिभाषा यूं याद हो जाएगी, बस ध्यान लगाते रहो। देखो क्या है मुख्य अक्ष, दर्पण के वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली सीधी एवं काल्पनिक रेखा। देखो इस सी और पी को मिलाने वाली सीधी और काल्पनिक रेखा दर्पण का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बात समझ में आ गई। क्या है, वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली सीधी एवं काल्पनिक रेखा दर्पण का क्या कहलाती है।
बताओ 3 परिभाषा हो गई। चौथी परिभाषा बताओ क्या है? फोकस बिंदु। क्या है बेटा? ये बड़ा मोस्ट है, परिभाषा 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे। फोकस बिंदु या क्या कहते हैं रे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। बताओ बेटा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होगा? और उत्तल दर्पण का आभासी। अब देखो फोकस बिंदु किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। ये देखो, ये प्रकाश किरणें किसके समांतर आए? तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेगी अथवा गुजरती हुई प्रतीत होगी उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। यह आई, और मान लो परावर्तन के बाद ये यहां से निकली, तो जहां पर ये यहाँ यहाँ है ना टच करेगी, ये देखो प्रतिच्छेद करेगी, ये फोकस बिंदु कहलाएगा। और बताओ फोकस बिंदु को कहीं से प्रदर्शित करोगे? कौन से, बड़े से या छोटे से? बड़े एफ से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ आ गया ना? अब बताओ कौन से दर्पण में ये वास्तविक होगा और आभासी किसमें होगा? अगर मैं उत्तल बना के देखूं यहाँ, तो ये उत्तल दर्पण है। बताओ ये इसका क्या हो गया? ध्रुव। ये वक्रता केंद्र क्या हो गया? ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब बताओ किरण किधर से आएगी? इधर से, इधर से आएगी। क्या उधर निकलेगी? ये फैलाएगा तो इधर जाएगी ना। लेकिन आप इसको क्या करोगे? पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ क्या होगा? फोकस बिंदु एफ। तो इसमें आभासी होगा और इसमें वास्तविक होगा। बात क्लियर हो गई? बताओ अगली परिभाषा क्या है? अगली यहां लिख देता हूं, क्या है? 1 2 3 4 और 5 वक्रता त्रिज्या। वक्रता, अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्यान से सुनो। दर्पण के वक्रता केंद्र C से वक्रता केंद्र ध्रुव P के बीच की ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र C से P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई? और वक्रता त्रिज्या को बड़े R से प्रदर्शित करते हैं। कहां से? यहां से यहां तक की दूरी बड़ा R है। ठीक है। छठी परिभाषा बताओ, फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी देखो, फोकस बिंदु F से P के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, है ना। फोकस बिंदु P से ध्रुव, फोकस बिंदु F से ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और बताओ इसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं? F से। और आपको बताया था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी बराबर R बटा क्या होता है? या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी। क्या होती है? जैसे गणित में वर्त में व्यास, व्यास की आदि क्या होती है? वैसे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की आदि क्या होती है? फोकस दूरी। हो गई। एक परिभाषा और थी द्वारक, पर वो आता नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया। देखो द्वारक भी समझ लो क्या है। देखो इधर समझ लो, द्वारक ये दर्पण है ना, इस दर्पण का प्रभावी व्यास, इस दर्पण का ये वाला प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? सभी परिभाषाएं समझ में आ गई? एक बार पूरी बता दो दोबारा, समझो यार, समझ लो यहाँ, अभी पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। सबसे पहले दर्पण बनाते हैं। बताओ ये दर्पण है, बताओ कौन सा दर्पण है? कौन सा है रे? तो इसके परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। अगर इसको गोला मान ले तो गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र C व P को मिलाने वाली सीधी और कलात्मक मुख्य। हाँ, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत फोकस बिंदु F कहलाएगा। C व P के बीच की दूरी वक्रता और F व P के बीच की दूरी फोकस। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी, और है ना आधी तो होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। समझ आ गई? और एक परिभाषा क्या बताई थी मैंने? द्वारक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे। समझ आ गया सबको? समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।